नमस्कार। प्रभात खबर की आज डिबेट दो राज्यों के चुनाव परिणामों के असर पे जो झारखंड पे पड़ने वाला है या नहीं, क्योंकि दो राज्य, चीजें क्लियर हैं। आगे झारखंड खड़ा हुआ है। मुश्किल से इन परिणामों को क्लियर क्लियर सब तक, पूरे देश तक पहुंचते पहुंचते झारखंड में चुनावों की सरगर्मियां या ऐलान लगभग कगार पे खड़ा हुआ है। तेज है, सरगर्मी तो चल ही रही है, ऐलान भी तेज है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे पास भारतीय जनता पार्टी से अजय शाह जी हैं और कांग्रेस से राजेश सिन्हा सैनी जी हैं। आपका भी स्वागत है राजेश जी। नमस्कार। सबसे पहले सवाल आप ही से लेंगे, क्योंकि हरियाणा में एग्जिट पोल कह रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, क्या हुआ? देखिए, जनता का जनादेश है। सबसे पहले हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। और एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी ने नहीं कराया। एग्जिट पोल सारे मीडिया के चैनल के द्वारा कराया गया। और सभी एग्जिट पोल मैं देख रहा हूँ, जब शुरुआती रुझान थी जी तो उस समय हम 60 से 70 सीटों पे आगे थे। जी हाँ और अभी हम 36 पे है और भारतीय जनता पार्टी 49 पे है। जी तो निश्चित तौर पे 1 घंटे का समय और बाकी 1-2 घंटे, जिन जिन सीटों पे कुछ कुछ चरणों का मतदान, ये जनगणना बाकी होगा, अभी कुछ और रास्ते साफ होंगे। जम्मू कश्मीर के चुनाव में हमारा फुल मेजोरिटी में सरकार एक तरफा बन करके आया है। जी हाँ निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई भी देता हूं। और हरियाणा में जिस प्रकार हमारा बेहतर प्रदर्शन रहा, हम पहले 31 में थे, अभी हम 36 में हैं। और अंतिम समय आते आते आप देखिएगा और सीटों की बढ़ोतरी होगी, तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन है। ये बात है कि हमारा प्रदर्शन सरकार नहीं बन पाना, ये अप्रत्याशित है। क्योंकि जिस तरह का सर्वे के माध्यम से, सभी चैनलों के माध्यम से एक तरफा कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिखाया जा रहा था, और हमारा भी पूरा कॉन्फिडेंस था कि जनता बदलाव चाहती है। कहीं ना कहीं चूक हुई है, हम लोग समीक्षा करेंगे उस पर। इसी बात को आगे ले चलते हैं। अजय जी, ऐसा इमरान प्रतापगढ़ी ने सुबह एक ट्वीट करके कहा कि पूरे देश के माहौल को अब देखा जा सकता है, पूरे देश ने एक तरीके से कांग्रेस को सत्ता में लाने का विचार बना लिया है। लेकिन शाम होते होते हालात बदल गए, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो राजेश भाई को मैं बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने साफ साफ कहा कि हम जनादेश को जो स्वीकार करते हैं। जी लेकिन आप सुबह से ट्रेंड देखेंगे तो एक बहुत अजीब सी बात जो हमें देखने को मिली, जैसे कि आपने अभी इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में कहा कि पूरा देश का माहौल बदलने वाला है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स ने इसकी तारीफ की कि हम देश में बदलाव आ रहा है, हमारी सरकार आ रही है, ब्ला ब्ला। लेकिन जैसे जैसे दोपहर हुआ और जब समीकरण पूरा का पूरा बदल गया, तो हमें ये देखने को मिलता है कि खास इकोसिस्टम जो है सीधे सीधे जो है ईवीएम की तरफ इनका जो निशाना है चला गया। यानी जो ईवीएम जो है सुबह तक बहुत स्वस्थ था, हेल्दी था, वो दोपहर आते आते तो जो है आईसीयू में चला गया। मैं आपको दिलाना चाहूँगा, जैसे कि जयराम रमेश जी है कांग्रेस के जो कम्युनिकेशन सेल के हेड है, या फिर सुप्रिया सिन्हा जो स्पोक्स पर्सन है, इन दोनों ने आवाज़ उठाई कि जो ईवीएम या फिर जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इन्होंने आवाज़ के खिलाफ कुछ इल्जाम इन्होंने लगाए हैं। इसके बाद आशुतोष पत्रकार को अगर हम देखेंगे, तो आशुतोष पत्रकार का मैं इंटरव्यू सुबह देख रहा था अभी दोपहर में, तो उसमें वो कह रहे हैं कि अचानक से सीटों में इतना इजाफा कैसे हो गया बीजेपी को, ये बक्से जो है कहाँ से आ रहे हैं, और बक्सों पर उन्होंने जो सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो हमारा साफ साफ यही कहना है कि जो हरियाणा है, हरियाणा की जनता ने जो जनादेश दिया है, मोदी सरकार के से जो प्यार किया है, जो मोहब्बत दिखाई है, भाजपा के खिलाफ जो मोहब्बत दिखाई है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और हर पार्टी को जनादेश को लेकर के समीक्षा करनी चाहिए, ना कि हम इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशन को या फिर ईवीएम जैसे इंस्टीट्यूशन को हम क्वेश्चन करें। हम आगे की रणनीति जो है इनको इस हिसाब से तैयार करनी चाहिए। राजेश जी, एक बार ईवीएम वाले पर आपसे जवाब ले लेते हैं। हर बार चुनावी जब राजनीति की बात होती है और जिस दिन रिजल्ट आता है, रिजल्ट वाले दिन सिर्फ उन्हीं थोड़े दिन तक ये ईवीएम की चर्चा उपज जाती है विपक्षी पार्टियों में। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं, जयराम रमेश जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ट्वीट करके लिखा, फिर जा करके खुद से बात किया। बातें क्या थी, जिस प्रकार आप देखिएगा इलेक्शन कमीशन का अपडेट आ रहा था, मैं आज तक चैनल में देख रहा था, जी जुलाना सीट पे विनेश फोगाट को पीछे दिखाया जा रहा था। 15 राउंड तक की गिनती हो चुकी थी, और इलेक्शन कमीशन का अपडेट इतना स्लो था कि वो 10 राउंड तक का ही क्लियरिफिकेशन कर पाया कि 10वें राउंड तक विनेश फोगाट जी पीछे है, और जबकि 15वें राउंड तक हो चुका था जनगणना, और विनेश फोगाट जी 5000 वोट से लीड पर थी। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये क्लियरिफिकेशन करना चाहिए कि आखिर इतना स्लो क्यों। अच्छा अच्छा।
तो आप इतना धीरे क्यों? और हम देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी से रिश्ता रखते हैं, कार्यकर्ता है हम लोग। निश्चित तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने हमने बात रखने का अधिकार है हमें, हमने बात रखा, इसे क्लियर करना चाहिए इसी को, ईसीआई के लोगों को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। लेकिन हमने देखा जब डिबेट चल रहा था आज तक में, तो गौरव भाटिया जी भाजपा के प्रवक्ता इसे क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदमी नहीं है, वो एक पार्टी के पर्टिकुलर प्रवक्ता है। तो हम लोगों ने अपनी बात को रखा, और सच्चाई ये है कि लगातार आप देखेंगे जब शुरुआती रुझान आया तब हम 70 सीटों पे आगे थे, और सभी, मैं बोल रहा हूं चैनल के सभी बड़े बड़े चैनलों का सर्वे में कांग्रेस पार्टी को फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाते हुए दिखाया गया। आखिर क्या हो गया भाई? अजय जी, आपसे इस पर जवाब ले लेते हैं। देखिए, इशारे में राजेश जी ने यह कहा है कि कमोबेश बात वहां आके अटकती है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश की संस्थाएं हैं, बड़ी संस्थाएं, उन संस्थाओं में और भारतीय जनता पार्टी में, गौरव भाटिया के हवाले से इन्होंने इशारे में कहा कि कहीं नजर ऐसा आता है कि शायद किसी किस्म की मिली भगत है। क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी आदमी जो है यहाँ के इंस्टीट्यूशन पे अगर सवाल उठाएगा, तो हम जो कि रूलिंग पार्टी से हैं, संविधान पे हम भरोसा रखते हैं, सिस्टम पे भरोसा रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम सिस्टम के साथ जो खड़े होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए हेमंत सोरेन जी ने कल एक ट्वीट किया और वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था को उन्होंने केचुआ जैसे शब्द का प्रयोग किया, तो हमने उसका विरोध किया कि आप इस तरह से इंस्टीट्यूशन को जो है आप डिफेम नहीं कर सकते, इंस्टीट्यूशन को आप डिमीन नहीं कर सकते। जैसे कि राजेश जी ने एग्जांपल दिया कि जयराम रमेश ने XYZ बातें कही, लेकिन मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ कि मैं इसको एक बिगर कॉन्टेक्स्ट में दिखा रहा हूँ। मैंने आपको सबसे पहले कहा कि जयराम रमेश और सुप्रिया सिनेत का मैंने आपको एग्जांपल दिया। सेकंड एग्जांपल मैंने आपको आशुतोष जी का दिया, जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं, और उन्होंने कहा कि बक्सा कहाँ से आ गया। तीसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ हंसराज मीना का। हंसराज मीना जो ट्राइबल आर्मी को लीड करते हैं और हेमंत सोरेन से कहीं ना कहीं हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, हंसराज मीना ने ये ट्वीट किया है कि हरियाणा के जवान भाजपा के खिलाफ थे, हरियाणा की महिलाएं भाजपा के खिलाफ थे, हरियाणा के जो प्लेयर्स भाजपा के खिलाफ थे, फिर ये भाजपा कैसे जीत गई, और ईवीएम बैन करके उन्होंने जो क्या किया है, एक ट्रेंड चलाना चालू किया है। तो मैं आपको एक इकोसिस्टम दिखा रहा हूँ, जिस इकोसिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग हैं, कुछ पत्रकार जो अपने आप को कह रहे हैं वो भी लोग हैं, कुछ अपने आप को एनजीओ चला रहे हैं वो भी लोग हैं, और ये सब मिल करके कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप माहौल की बात करेंगे, देखेंगे तो 2-4 दिन से नहीं, 1 महीने से ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि भाजपा के यहाँ से हरियाणा निकल गया, ये लोग हरियाणा हार गए, प्रधानमंत्री वहां पर विजिट नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप देखेंगे, हमारे मैनिफेस्टो को देखेंगे आप, हरियाणा में जो हम भाजपा ने मैनिफेस्टो जो लॉन्च किया है, उस मैनिफेस्टो को लोगों ने बहुत सराहा है और मोदी की गारंटी पे विश्वास किया है। जैसा कि मैं आपके डिबेट पे कल भी आया था और हम लोग 2 चीजों पे बात कर रहे थे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दोनों देना चाहिए। तो भाजपा ने वहां हरियाणा में, ठीक है, वहां पर भी हरियाणा में भाजपा ने बात की कि हम महिलाओं को जो कैश पैसा 2100 रुपए प्रति महीने देंगे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम रैपिड रेल बनाएंगे, हम ओलंपिक प्लेयर्स के लिए नर्सरी बनाएंगे। तो हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पॉलिसीज को जनता ने पसंद किया, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया, स्टांप लगाया, और हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि 10 साल के बाद में तीसरी बार हमारी सरकार जो है हैट्रिक हम वहां पर मारने जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में हालात वैसे नहीं है जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। किस तरह से क्या चीजें हुई हैं हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में, राजेश जी? देखिए, लगातार जिस प्रकार केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पूरे देश की जनता ने देखा कि एक राज्य को इन्होंने 10 वर्षों तक चुनाव से दूर रखा, और राज्य की जनता जो कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में विश्वास रखती है, और चुनाव बंद करवा के 10 वर्षों में जिस प्रकार इन्होंने वहां का विकास को रोकने का काम किया, जन मुद्दों से लेकर के जो छोटे छोटे विकासशील मुद्दे होते हैं, एजुकेशन की बात करूं, चाहे मैं रोड नाली की बात करूं, बिजली की बात करूं, जिस प्रकार बिजली बिल में बढ़ोतरी हुआ जम्मू कश्मीर में, मैं भी चुनाव में गया था वहां पे गुलाम मोहम्मद मीर साहब के क्षेत्र में। अच्छा। लोगों में जबरदस्त रोष था इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने 10 वर्षों तक राज्यपाल से ही सरकार को चलाया, वहां पे केंद्र सरकार के द्वारा ही सरकार चलाने का काम किया। तो इन्होंने कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। तो जब 10 वर्षों के बाद चुनाव आया, तो अब देखिए, जनादेश पीडीपी के साथ ये लोगों ने सरकार बनाया था। इससे पहले जिस पीडीपी को ये लोग पानी पी पी के उसके अगेंस्ट में गालियां दिया करते थे जम्मू कश्मीर में, उसी पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाया जी। और उसके बाद
10 वर्षों तक चुनाव बंद करा दिया। जनता को मौका मिला, जनता ने अपना वोट का ताकत को दिखाते हुए एकदम क्लियर माइंडेड दिया कांग्रेस और एनसी गठबंधन को। निश्चित तौर पे ये हमारी बड़ी जीत है। जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनना, मैं वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और हरियाणा की बात करूँ जी, हरियाणा में हमने चुनाव पूरी मजबूती से लड़ा। कहीं ना कहीं अगर चूक हुई है हम समीक्षा करेंगे। जी, रही बात भारतीय जनता पार्टी की, पूरे देश में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग संवैधानिक संस्थाओं को यूज करना शुरू किए हैं, पैसों का जिस प्रकार ये चुनाव में बहाने का काम करते हैं प्रचार प्रसार के माध्यम से, तो निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि आने वाले समय में इनको आज तो जम्मू कश्मीर में जवाब मिला है, महाराष्ट्र और झारखंड में भी हम जीतेंगे, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। जी, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बात करेंगे हम खास तौर पर झारखंड की। नमस्कार, आज प्रभात खबर डिबेट कर रहा है। लोग सर ये मान के चलते हैं कि टेस्ट में फेल हो जाना यानी दवाई का खाने लायक नहीं था। मैं इससे सहमत हूँ। छात्र ने जो आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तो हमने इसको इकोनॉमिक जस्टिस तो दे दिया। उन दिनों वो लातेहार का जो इलाका था, पलामू लातेहार का इलाका सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाका था। सारंडा का पूरा इलाका नक्सल प्रभावित था। आपके पार्टी का टेक क्या है? वो वन नेशन वन इलेक्शन पर सोचती क्या है? दिक्कत की बात ये है ना कि चुनाव को ही समस्या बताया दिया जा रहा है। जो दीर्घकालिक बीमारियां हैं देश के समक्ष, जी, इसको हम दूर कर रहे हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ राजेश जी हैं कांग्रेस पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से अजय शाह जी। अजय जी, आप हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों को झारखंड के किसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? आपको लगता है कि वहां से कुछ ऐसी जनता में कोई मंतव्य ऐसा बनेगा यहाँ भी लोगों को? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखेंगे हम, जब भी हम देखेंगे स्टेट्स के जो इलेक्शंस होते हैं तो स्टेट के इलेक्शंस के इश्यूज अलग होते हैं, नेशनल के इश्यूज जो अलग होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टेट के इश्यूज और जो नेशनल के इश्यूज है वो एक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम हरियाणा का एग्जाम्पल ले तो जैसे अग्निवीर का जो इशू है, अग्निवीर का इशू हालांकि हरियाणा का स्टेट का भी इशू था और वो जो नेशनल इशू भी बन गया। तो बहुत सारे इशूज ऐसे होते हैं जो कि स्टेट और नेशनल दोनों में जाकर के मिल जाते हैं। तो हमें लगता है कि झारखंड में इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। झारखंड में इसलिए फायदा होगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा मोराल हमारा बूस्ट हुआ है, हम बहुत ज़्यादा चार्ज अप हुए। जिस तरह से विपक्ष की तरफ से एक नैरेटिव चलाया जा रहा था, एक झूठ प्रचार किया जा रहा था, एक इकोसिस्टम के द्वारा एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे थे कि हम हरियाणा हार चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री हरियाणा विजिट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की सारी बातें खारिज हो गई और इस बात पे आज मुहर लग गई कि हरियाणा और देश की जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार को तीसरी बार जो नेशन पे जो चांस दिया था वही चांस जो इन्होंने हरियाणा में भी दिया। तो जाहिर सी बात है कि इसका असर जो है झारखंड की जनता पे भी होगा, क्योंकि झारखंड की जनता, और वहाँ हम देखेंगे तो बहुत सारे मुद्दे भी सेम है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर गोगो दीदी योजना को लॉन्च किया है, तो ठीक है, ऐसी योजना हरियाणा में हमने लॉन्च किया है। अग्निवीर के, अगर अग्निवीर के इशू को देखें तो ये इशू हरियाणा में भी लग रहा है, ये इशू जो है झारखंड में बहुत ज़्यादा उफान पे। रोजगार को देखेंगे तो वो भी इशू दोनों स्टेट पे जो है बराबर लग रहा है। तो हमारा ये मानना है कि चूंकि हरियाणा हम जीत गए हैं, आज शाम में 5 बजे उत्सव का भी माहौल है हमारे पूरे कार्यालय में। सो इस उत्सव के माहौल से एक मोमेंटम जनरेट होगा, एक चार्ज कार्यकर्ता निकलेंगे और निस्संदेह जो आने वाले चुनाव में हम झारखंड जो है इसको भी हम जीतने वाले हैं। अच्छा राजेश जी, अभी बातों में अजय शाह जी ने कहा कि हम बूस्टअप हुए इन परिणामों से। ये बूस्टअप की जरूरत शायद इस वजह से पड़ी होगी कि 2024 के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वैसे नहीं रहे थे जैसा पार्टी चाह रही थी। तो अभी ये क्या कांग्रेस के लिए डिमोरलाइजिंग है, क्योंकि 200 सीट क्रॉस की थी इंडिया ब्लॉक ने लोकसभा में? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के लिए बूस्टअप का समय है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो वो राज्य था ही, वहां मुख्यमंत्री इनके ही थे। 4.5 वर्षों तक मनोहर लाल खट्टर जी वहां पे मुख्यमंत्री थे और खट्टर जी के खिलाफ जनादेश जाता, इसलिए इन्होंने 6 महीने पहले मुख्यमंत्री को चेंज किया और बदल करके नायब सैनी जी को बनाया। चूंकि इनको भी आभास हो गया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी, कि खट्टर जी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ूंगा तो हो सकता है सत्ता में दोबारा हम आएंगे नहीं। क्योंकि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और जिस तरह का रवैया मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में था, तो ये भाजपा के नेता भी समझते थे। देखिए, रही बात कांग्रेस पार्टी की, हमने पहले भी बताया हम 31 सीटों पे थे, अभी हम 36 पे है। आप देखिएगा, जब तक जनादेश आएगा हम 38-40 सीटों पे निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। चूंकि जो फासले है, एक सीट तो 1400 कुछ वोट से हम जीत चुके हैं, लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको
सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि हम 38 से 40 सीटों पे आएंगे। और रही बात झारखंड की, तो मैं अजय शाह जी जो भाजपा के प्रवक्ता है उनके ही जुबान से बता देना चाहता हूँ, जो जिन बातों को इन्होंने रखा, 2100 रुपये अगर ये वहां पे हरियाणा में महिलाओं को देते थे, तो हमारे यहाँ कांग्रेस झामुमो की सरकार तीसरी किस्त जारी करने वाली है मैया सम्मान योजना के तहत। 1000 रुपये पर महीना माँ बहनों का जो सम्मान के लिए हमने ये योजना दिया है, निश्चित तौर पे ये मील का पत्थर साबित होगा। आप देखिएगा, ओल्ड पेंशन योजना को कांग्रेस झामुमो सरकार ने शुरू किया, जिसको भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था। तो ऐसे बहुत सारे योजनाएं हमने दिया है राज्य में और राज्य की जनता के लिए। तो आप देखिएगा, जनता सब जानती है और जनता फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। आप समय आने दीजिए और कांग्रेस पार्टी झामुमो का निश्चित तौर पे झारखंड में सरकार बनना है, क्योंकि कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज है। जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार नहीं थी, हमारी तो जीत हुई है। एक राज्य में हमारी सरकार अगर बनती है, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, और संवैधानिक संस्थाओं का मैं बताना चाहता हूं किस प्रकार इन लोगों ने दुरुपयोग किया, ये पूरे देश की जनता ने देखा। हरियाणा में तो निश्चित तौर पे अग्निवीर मुद्दा था, बहुत बड़ा किसानों का मुद्दा था। किस तरह से इन्होंने किसानों को मारने का, हत्या करने का काम किया भाजपा सरकार ने। किसान आंदोलन कर रहे थे और सड़कों पे इन्होंने कीले बिछवाया, तो जनता ने देखा। हमने पहले भी बोला, कहीं ना कहीं हो सकता है हमसे चूक हुई होगी, हम उस पर समीक्षा करेंगे, लेकिन हमारी सीटें बढ़ी है, वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो उत्साह तो हमारे पार्टी में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास तो वो था ही राज्य। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के पास राज्य था, ये बात तो सच है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड नहीं है, तो अभी भारतीय जनता पार्टी, अजय जी, क्या कर रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैं तो पहले सन्नी भाई की कुछ बातों का जवाब दे दूं। जी। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि तमाम ये जो है लिस्ट गिना रहे थे कि हमने ये किया वो किया, मैया सम्मान योजना के बारे में कह रहे थे या फिर कुछ और स्कीम्स के बारे में कह रहे थे। लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता के पास एक भी ऐसा स्कीम बताने को नहीं है जो उन्होंने 5 साल पहले लॉन्च किया और आज उस स्कीम का जो असर देखने को मिल रहा है। यानी इन्होंने हमेशा जो पिछले 2-3 महीने के स्कीम्स को ही गिनाते हैं, क्योंकि इनके पास 5 साल का स्कीम जो गिनाने के लिए नहीं है। और जहां तक बूस्टअप की बात है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब भी सुप्रियो भट्टाचार्य जी जेएमएम के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता पिछले 2-3 महीनों से जब वो आते थे, तो हर में वो झारखंड के इशू में कहीं ना कहीं हरियाणा को वो लेकर के आते थे और हरियाणा का जिक्र करते थे कि हरियाणा में इनकी सरकार चली जा रही है। और वो हमेशा बहुत सुन करके बहुत खुश होते थे कि हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। और आज भी अगर माहौल देख लेंगे तो हरियाणा में आने के बाद में निसंदेह हर जीत 4 कार्यकर्ता को बूस्टअप करता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो। इसलिए हर जीत के बाद जो हम बूस्टअप जरूर होते हैं। जहां तक कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो कश्मीर का मुद्दा हमारा आज का मुद्दा नहीं है। नेहरू के कैबिनेट में जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर 2 ही लोग थे जो कि नॉन कांग्रेसी नेहरू के कैबिनेट में शामिल हुए थे, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू कैबिनेट को इस बात के लिए छोड़ दिया क्योंकि आर्टिकल 370 वहां लगा था कश्मीर में, और उसके खिलाफ वो कश्मीर में एंटर हुए, जहां उनकी हत्या हो गई। आज भी वो हत्या एक मिस्ट्री बनी हुई है। और हमारा जो शुरू से इशू था वो 370 था। इतने सालों के बाद में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हमारे पास में नंबर्स आए, तो हमने आर्टिकल 370 को जो एब्रोगेट किया। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी जो कि 2-3 सीटों से जो पार्टी उठी है और जब इतने व्यापक रूप में पूरे देश में जब है, तो धीरे धीरे जो हम पूरे प्रदेश में जहां पर भी हम कमजोर स्थिति में धीरे धीरे जो हम जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट जो कि आज तक हमने सोचा भी नहीं था, आज तक कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाजपा नॉर्थ ईस्ट में एंट्री होगी। आज नॉर्थ ईस्ट में ना सिर्फ हम एंटर हुए हैं बल्कि एक मजबूत पिलर के रूप में वहां पर हम खड़े। तो कश्मीर की बात, कश्मीर में जो है, ठीक है, कश्मीर में हमारी पोजीशन अभी खराब है। हमने अभी आर्टिकल 370 का एब्रोगेट किया है। जो इन लोगों ने पिछले 70-75 साल में एक जो नैरेटिव सेट किया था पाकिस्तान के साथ मिल करके कि आर्टिकल 370 तुम्हारे लिए अच्छा है, उसको हमने अभी ध्वस्त किया है। उस नैरेटिव के काउंटर नैरेटिव को करने में हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन निसंदेह फ्यूचर में हम जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में भी सरकार बनाएंगे और पूरे के पूरे स्टेट में हमारी सरकार जो है वो आनी है। एक राजेश जी, एक पिक्चर बन रही है, दोनों लोगों से फाइनल कमेंट ले लेंगे, उसके बाद इस डिबेट को हम ख़त्म करेंगे। तो एक पिक्चर ये बन रही है कि हरियाणा में कई तरह के इश्यूज, जैसे किसानों का सड़क पे उतरना और इस तरह के या खिलाड़ियों वाला जो पूरा मसला हुआ, उसके बावजूद वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में लगभग उस तरफ जा रही है कि वो बना लेगी। जम्मू कश्मीर में चलते हैं तो जम्मू कश्मीर में 370 को बीजेपी बहुत अच्छा काउंट कर रही थी, पूरे देश में उसका प्रचार हुआ है लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन वहाँ पर जो स्थानीय जनता है उसने 370 को उसके विपरीत जा करके अपना जो मंतव्य जाहिर किया है। तो अब उसी पिक्चर को लेकर के आते हैं एक बार झारखंड में। झारखंड में क्या पिक्चर है, यहाँ पर कौन आगे दिखाई दे रहा है?
क्योंकि जो जो डिबेटों में आ रहा है, जनता तो उसके विपरीत जाकर के चीजें कर रही है। देखिए, सबसे पहले झारखंड के बारे में मैं आपको बता दूं, जिस दिन हमारी सरकार बनी जी और राज्य अलग होने के बाद 24 वर्षों में लगभग 17 वर्षों तक भाजपा की सरकार रही। जी हमारी सरकार 2019 में जब गठन हुई, पहले दिन से भाजपा के नेता और देश के प्रधानमंत्री सरकार गिराने में लग गए। कोरोना काल आया, 2 वर्षों तक पूरे देश की जनता ने उसे झेला, आपने देखा। जी उसके बाद किस प्रकार झारखंड की सरकार ने संभालते हुए राज्य की जनता के विकास के लिए लगातार योजनाएं लाई। हमने जो प्रवासी मजदूर थे कोरोना काल में, उनको भी लाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई थी। झारखंड और बिहार के मजदूरों को किस प्रकार, आपने वो वीडियो आपके चैनल में अगर होगा, पुराना चैनल अगर आपका होगा तो निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कैसे ये लोग पैदल छोड़ दिए सड़कों पर, और मजदूरों की समस्या परेशानियों से कोई इनको वास्ता नहीं था। मजदूर मर रहे थे भूखे प्यासे। भाजपा की सरकार ने अचानक से अनाउंस किया, आज से लॉकडाउन, पूरा देश बंद रहेगा। तो ये किसकी नीति थी? झारखंड में आपको मैं बता दूं, हमारी जो सरकार आई है, हमने बहुत सारी योजनाएं दी है और लगातार जनहित के मुद्दों के लिए हमारे सरकार के विधायक, हमारे सरकार के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, आप देख रहे होंगे, खुल करके लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा, 48 लाख महिलाओं को देने का हमारा वादा था, 1,000 रुपये, 12,000 रुपये सालाना। 5 महीने माननीय मुख्यमंत्री को जेल में भेजने का काम इन लोगों ने किया, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को। अगर वो जेल नहीं गए हुए रहते तो ये योजना पहले ही आ जाती। इनके पास तो यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। ये लोग लेकर के गए जेएमएम से चंपई सोरेन जी को, बाबूलाल मरांडी जी झारखंड विकास मोर्चा से, उससे पहले जो भी नेता, इनके पास 8-9 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है भाजपा के नेताओं का कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे को घोषणा करे झारखंड में। आप देखिएगा भगदड़ मच जाएगा भाजपा में जिस दिन ये लोग घोषणा कर देंगे कि ये मुख्यमंत्री का मेरा चेहरा है। हमारा तो इंडिया गठबंधन, हम लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिएगा, पिछली बार 28 सीटों का जो रिजल्ट आया था, जो रिजर्व सीटें हैं, उसमें 26 सीट हम जीत करके आए थे। खूंटी और तोरपा केवल ये लोग जीते थे। इस बार 28 के 2800 सीटों पे इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और ये डबल डिजिट पे आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भाजपा के लोग जानते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा को लगाए हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान को लगाए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग डरे सहमे से हैं। ये लोग जानते हैं कि हम अगर ताकत नहीं लगाएंगे, हम अगर जुमला नहीं देंगे तो हम डबल डिजिट पे नहीं आने सकेंगे। दूसरे दल के नेता इनका दामन थाम रहे हैं। कमलेश सिंह जी हुसैनाबाद से भी आप देखे होंगे, भाजपा में गए। भाजपा के नेता विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गए वहां पे। तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं। एक बार ये मुख्यमंत्री का चेहरा को घोषणा करे। मैं तो खुले मन से बोलता हूं, अजय शाह जी से, अगर हिम्मत है आप लोगों में, आपके माननीय बड़े नेताओं में, तो मुख्यमंत्री का चेहरा पे चुनाव लड़िए। देखिए आपके पार्टी में कैसे भगदड़ मचता है। तो ये आखिरी टिप्पणी आपसे ले लेते हैं अजय जी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव से क्या सीख ले रही है भारतीय जनता पार्टी, और एक जवाब भी जो अजय जी ने। नहीं, सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की जो सरकार है, इनका काम करने का पैटर्न है, मैं आपको दिखा दूं। मोराबादी मैदान में 2-3 साल पहले एक मर्डर हुआ था। मर्डर के बाद इन्होंने मर्डर का जो पूरा का पूरा ब्लेम है, जो कि राज्य सरकार पे होना चाहिए, इन्होंने ब्लेम किस पे डाला? इन्होंने ब्लेम डाला जो वहाँ ठेला खोमचा लगा था उन पर ब्लेम डाला, और अचानक से रातों रात कहा कि आप सारे ठेला खोमचा वाले इस मर्डर के लिए जिम्मेवार है। उनको क्या क्या बंद कर दिया। अगर आप देखेंगे उत्पाद सिपाही की का जो दौड़ इन्होंने दौड़ाया, उसमें 15 लोगों की मौत हो जाती है। तो सीएम किसको दोषी ठहराते हैं? सीएम दोषी ठहराते हैं कोविड को दोषी ठहराते हैं। इसके बाद सीजीएल में इन्होंने गड़बड़ी की। सीजीएल के लिए किनको दोषी ठहरा रहे हैं? यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि कोचिंग वाले लोग इनके पीछे में है। अब हम सब इनसे ये पूछ रहे हैं कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया, तो किसको दोषी ठहरा रहे? ये ठहरा रहे कि हम जो है कोविड में क्या थे, बिजी थे, व्यस्त थे, वहाँ पर काम करने का हमको मौका नहीं मिला। तो जब भी
हम जेएमएम की सरकार से सवाल पूछते हैं कि आपने ये इस पर्टिकुलर काम को क्यों नहीं किया, तो कोई ना कोई तीसरा बहाना इनके पास जो एक्सक्यूज में रहता है। अब सीएम चेहरे पे हम इन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो है पार्टी से चुनाव लड़ती है। कई बार ऐसा लगता है कि हमें लगता है कि ठीक है, कोई जीत के लिए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें मुख्यमंत्री का चेहरा या पीएम का चेहरा हम देते हैं, और नहीं तो हम पार्टी को आगे करते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शंस है, कभी हम पार्टी को भी आगे कर सकते हैं, कभी हम सीएम चेहरे को भी आगे कर सकते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के पास में ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है और हमेशा इनमें जो है चेहरा फिक्स रहता है। अब मैं ये सवाल कहता हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सीएम का चेहरा आगे करके आप चुनाव जीतते हैं और सीएम का चेहरा आगे होना चाहिए, तो जिस दिन हेमंत सोरेन जी अरेस्ट हुए तो उस दिन आपको कायदे से रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि आपने जनता से यह वादा किया था कि हेमंत सोरेन ही सीएम बनेंगे। आपने दूसरा सीएम चेहरा क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि विधायक लोगों ने कहा कि XYZ आदमी जो हमारा सीएम होना चाहिए। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है इतना एक्सेप्शनली आप जिसको आगे ना कर दे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को आप क्या करें, हर्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, हम कमल के नाम पे जीत रहे हैं, हम कमल के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लोटस के नाम पे वोट मांग रहे हैं, इस पे हमें वोट मिलेगा। और जीतने के बाद में हमारे प्रदेश के नेता है, हमारे देश के नेता है, जनता है, विधायक है, हम मिलकर डिसाइड करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसको सीएम जो है वो बनाना चाहती है। ठीक है, ये एक अलग से डिबेट हम रख सकते हैं। आप दोनों के पॉइंट्स इस पर अच्छे खासे हैं। इस डिबेट को फिलहाल हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। जम्मू कश्मीर और आज हरियाणा के रिजल्ट आपके सामने हैं। आपने जो दिया है जनादेश, दोनों ही पार्टियों ने उसे स्वीकार किया है और अपने अपने लिए इसे बूस्ट के तौर पे, यानी कि एक उत्साह के तौर पर ले रही हैं, और ये उत्साह आपको पूरा का पूरा झारखंड में दिखाई देगा दोनों ही पार्टियों की तरफ से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।